हेलो गाइस, वेलकम टू टोट सक्सेस चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का राजनीतिक की बुक का पार्ट 3, जिसका नाम है चुनावी राजनीतिक। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, और जो चुनाव कराता है वो कौन कराता है चुनाव। तो ठीक है, हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है लोकतंत्र। लोकतंत्र समझना सबसे पहले लोकतंत्र होता क्या है। तो लोकतंत्र क्या होता है, किसी भी देश में जो नेता जनता द्वारा चुना जाता है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इसमें हमारे कुछ इस नोट्स, हम इसको नोट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक्स। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, हमें लिखा है लोकतंत्र में जनमत की बहुत अहम भूमिका होती है। इसके आधार पर सरकार का गठन होता है। यानी कि भारत में जो लोकतंत्र है वो क्या करता है कि लोकतंत्र में लोग वोट देते हैं और अपनी सरकारों को चुनते हैं। और एक यहाँ पे लिखा है, हमारा दूसरा पॉइंट है, भारत में जनता प्रत्येक 5 साल में अपने प्रतिनिधि चुनती है। यानी कि भारत में जो चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद कराए जाते हैं, और जनता जो है लोकतंत्र में भाग लेकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अगला जो पॉइंट है, लिखा है हर 5 साल बाद आम चुनाव होते हैं। तो आम चुनाव किसे कहते हैं, जब जब किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उस समय होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है। तो इसे हम आम चुनाव कहते हैं। अगला लिखा है मध्य विधि चुनाव। तो मध्य विधि चुनाव हम किसे कहेंगे, लिखा है निश्चित समय से पूर्व लोकसभा या विधानसभाएं भंग हो जाने पर मध्य विधि चुनाव होता है। यानी कि जब मध्य विधि, जब हमारा कोई भी लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाए, यानी कि किसी पार्टी के जो सदस्य हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाए, जिससे लोकतंत्र की जो सीटें हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं वो कम हो जाए, तो उस समय लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। तो उस समय होने वाला चुनाव मध्य विधि चुनाव कहलाता है। अगला है उपचुनाव। तो ये तीसरा प्रकार है चुनाव का। लिखा है किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए उपचुनाव होता है। यानी कि जब किसी भी क्षेत्र का कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है, यानी कि कोई प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो चुनाव होता है वहाँ पर हमारा वो होने वाला चुनाव उपचुनाव कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया था कि किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए उपचुनाव होता है। अगला चुनाव के उद्देश्य से, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि निर्वाचित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो लिखा है चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इसे निर्वाचित क्षेत्र या सीट कहते हैं। अगला है लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। जो हमारी लोकसभा है, जो यानी संसद है, हमारा संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, हायर हाउस बोलते हैं। तो लोकसभा में जो सदस्य हैं वो कुल 543 सीटें हैं लोकसभा की, यानी कि 543 सदस्य हैं। और लिखा है अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट, 84 सीट आरक्षित कर रखी है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीट आरक्षित है, और सामान्य यानी जो जर्नल है वो 412 सदस्य हैं। तो ये लोकसभा में जो 543 सीटें हैं उसको बांट रखा है, 84 अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 512 सामान्य यानी जनरल सीटें हैं। आगे है, अब भारत का जो एक राज्य है उत्तर प्रदेश, भारत के पास सबसे अधिक सीटें हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा विधानसभा वाला राज्य है वो। लिखा है उत्तर प्रदेश के पास सबसे अधिक सीटें हैं। कुल इसके पास जो सीटें हैं ये 80 सीटें हैं। आगे क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र लद्दाख है। यानी कि अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें, किसी भी ये देश के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दे, तो सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र हमारा लद्दाख आता है, और सबसे छोटा दिल्ली में है, चांदनी चौक आता है। आगे है कि अब हम वोटर लिस्ट किसे कहते हैं। तो वोटर लिस्ट क्या होता है, कोई भी पर्सन या कोई भी आदमी जो 18 साल का हो जाता है तो उसे वोट देने का अधिकार है, तो उसी को हम वोटर लिस्ट यानी कि कहते हैं। लिखा है मतदाता की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को, यानी कि जो 18 साल का हो गया है, जो उनकी सूची होती है वो वोटर लिस्ट में चढ़ जाती है, तो ऐसी सूची को हम मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं।
और जो हमारे भारत में जो 18 साल का 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है। आगे लिखा है 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, यानी मतदान की योग्यता रख सकते हैं। तो भारत में जो चुनाव होते हैं और जो चुनाव कराए जाते हैं, तो वो सारा काम किसका होता है? हमारे चुनाव आयोग का होता है। ये एक संस्था है जो चुनाव कराने से लेकर चुनाव के नतीजे घोषणा करने तक का काम चुनाव आयोग का होता है। तो इसमें लिखा हुआ है भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग कराती है, यानी कि एक संस्था है जो चुनाव आयोजन से लेकर उसके नतीजे घोषणा करने तक का पूरा काम चुनाव आयोग का होता है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ नारे दिए गए थे। लिखा है इसमें गरीबी हटाओ जो नारा दिया था ये इंदिरा गांधी ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ नारा जनता पार्टी ने दिया गया। जमीन जीतने वाले को वामपंथी दल, ये तेलुगु स्वाभिमान और तेलुगु देशम पार्टी ने दिया था। अब हम इसमें देखेंगे एक टॉपिक कि चुनाव क्यों ज़रूरी है, किसी क्षेत्र का चुनाव क्यों ज़रूरी है और चुनाव होता क्या है। तो इसमें लिखा है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक उम्मीदवार अर्थात नेता की आवश्यकता होती है जो चुनावी प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। तो इसलिए चुनाव ज़रूरी है। आगे ये हरियाणा की घटनाएं लिखा। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ एक न्याय युद्ध नामक आंदोलन चलाया और लोकदल नामक अपनी पार्टी का गठन किया। चौधरी देवीलाल ने छोटे किसानों और छोटे व्यापारी का कर्जा माफ़ कराया, यानी कि चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध आंदोलन चलाकर जो छोटे किसान थे और जो छोटे व्यापारी थे उनका कर्जा माफ़ कराया। तो ये इसके कांग्रेस के अगेंस्ट में चलाया गया था। ठीक है। और इसमें जो चौधरी देवीलाल थे इन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई थी, इस न्याय युद्ध आंदोलन में चला के लोकदल पार्टी बनाई थी। तो ये लोकदल नामक पार्टी का गठन किया था चौधरी देवीलाल ने। अगला पॉइंट है, लिखा है चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तें। अगर अब हमें चुनाव कराना है किसी राज्य में, तो इसको अगर निष्पक्ष रूप से कराना है तो कौन कौन से हमारे पास शर्तें होनी चाहिए, कौन कौन से हमें कार्य पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिखा है इसमें हर किसी को मताधिकार। सब पॉइंट है हमारा, हर किसी को मताधिकार, यानी कि भारत में अगर चुनाव कराना है तो हर किसी को मताधिकार होना चाहिए, यानी कि हर पर्सन जो 18 साल का या उससे ऊपर का है बिना किसी भेदभाव के उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी क्षेत्र को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। मोल मतलब कि मूल्य, यानी कि हर व्यक्ति का मूल्य समान हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अगला लिखा चुनाव में विकल्प उपलब्ध। अब चुनाव में जो होता है कि हमें विकल्प भी उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही पार्टी चुनाव में खड़ी हो। तो चुनाव में अलग अलग पार्टी होनी चाहिए ताकि जो जनता है उनको अलग अलग प्रतिनिधि को चुनने का मौका मिल सके। लिखा है मतदाताओं के लिए पार्टी के विकल्प अवश्य होने चाहिए, यानी पार्टी जैसे कि हमारी इंडिया में कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, तो ये हमारे चुनाव के विकल्प हैं। अगला थर्ड पॉइंट है, लिखा नियमित अंतराल पर चुनाव। और जो भारत में जो होने चाहिए, क्या नियमित अंतराल पर चुनाव होने चाहिए कि एक टाइम पीरियड होना चाहिए। लिखा चुनाव नियमित अंतराल पर होना चाहिए तभी ताकि सभी पार्टियों को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हो सके। आगे है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। और जो चुनाव कराए जाने चाहिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने चाहिए ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। क्या चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से जाने चाहिए ताकि लोग व्यक्ति का चुनाव अपनी इच्छा से कर सके। अब एक नोट देखेंगे हम। लिखा चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 1 नंबर का कि निर्वाचित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसको आंसर होगा इसका चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। लिखा है एक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति मतदान अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं
लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को संसद कहा जाता है, यानी कि 543 जो सीटें हैं उसमें से। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए उठाए गए कदम, यानी कि सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो इसमें से पहला पॉइंट है मतदाता सूची को ठीक से तैयार करना, यानी कि सरकार क्या करती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची को ठीक से तैयार करती है। आगे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण, और सरकार सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण भी करती है, जैसे कि कोई ईवीएम मशीन का दुरुपयोग ना करे। आगे मतदाताओं के लिए पहचान पत्र बनाना, और जो मतदाता होते हैं जो 18 साल के हो जाते हैं उनके लिए पहचान पत्र बनाने का काम भी सरकार करती है। अगला है चुनाव याचिकाओं या सिफारिशों का जल्द निपटारा, और जो चुनाव में जो सिफारिश वगैरह लगाते हैं लोग उनका जल्द से निपटारा करती है। आगे चुनाव में धन बल के प्रयोग की जांच, और सरकार चुनाव में कोई धन बल का प्रयोग ना करे इसकी भी ये जांच करती है। आगे है नेक्स्ट टॉपिक भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार, यानी कि जो भारतीय चुनाव आयोग है, हमने पीछे पढ़ा था भारतीय चुनाव आयोग कौन है, जो चुनाव कराने से लेकर चुनाव के नतीजे घोषणा तक का काम होता है चुनाव आयोग करती है। तो इसके भारतीय चुनाव आयोग के हमें अधिकार बताने, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है चुनाव प्रक्रिया का संचालन, तो चुनाव आयोग क्या करती है, चुनाव प्रक्रिया का संचालन करती है, यानी कि उसको आयोजन करती है। लिखा है चुनाव आयोग का सबसे प्रथम अधिकार यह है कि चुनाव प्रक्रिया का आरंभ करना। दूसरा है नतीजे घोषणा, यानी चुनाव का दूसरा बड़ा अधिकार चुनाव आरंभ कराने से लेकर नतीजे घोषणा करने तक है, यानी चुनाव आयोग जो होती है वो नतीजे घोषणा भी करती है। अगला सजा देना, ये लिखा है इसमें, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है, यानी कि चुनाव के समय जिस किसी भी सरकार का कानून नहीं चलता उस समय चुनाव आयोग का कानून चलता है, तो उस कानून का कोई अगर उल्लंघन करता है तो उस उम्मीदवार या पार्टी को वो सजा भी देती है। अगला है सरकार को दिशा निर्देश देना, तो चुनाव के समय चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश भी देती है, यानी कि सुझाव देती है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है, यह अधिकारी का तबादला भी कर सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र कर सकता है। अगला है सरकारी अधिकारी चुनाव के अधीन, यानी चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं, यानी कि जो चुनाव आयोग के अधीन होते हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं चुनाव के समय चुनाव आयोग के अधीन होते हैं। अगला टॉपिक है निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण बताइए, यानी कि जब निर्वाचन यानी कि जो चुनाव होते हैं वो किस किस तरीके से चुनाव होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे आखिरी में क्या होता है। तो सबसे पहले लिखा है चुनाव की घोषणा होती है, फिर प्रत्याशियों का चयन होता है, फिर नामांकन पत्र भरते हैं, फिर लिखा है चुनाव अभियान होते हैं, चुनाव घोषणा पत्र, नेक्स्ट है चुनाव चिन्ह का आवंटन, अगला है मतदान, अगला है मतों की गणना, फिर परिणाम की घोषणा। तो ये सब चरण होते हैं। इन सब जब चुनाव किसी भी क्षेत्र में कराए जाते हैं तो ये इसी तरीके से एक्टिविटी होती है। सबसे पहले चुनाव घोषणा होना, फिर प्रत्याशी का चयन, तो इस तरीके की सब एक्टिविटी होती है। सबसे आखिरी में परिणाम की घोषणा होगी। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आया है इसमें, निर्वाचित क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं। तो इसमें लिखना है तुम्हें, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर क्षेत्र एक सीट कहलाती है। अगला है मतदाता सूची किसे कहते हैं या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं। तो लिखा है मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। नेक्स्ट है अब सरकारी अधिकारी चुनाव के अधीन के आदेश का पालन करते हैं, यानी जो सरकारी अधिकारी होते हैं चुनाव के समय किसके आदेश का पालन करते हैं, तो चुनाव आयोग के आदेश का पालन करते हैं। अब कुछ रेगिस्तान है। लिखा है गरीबी हटाओ नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने। लोकतंत्र बचाओ नारा जनता पार्टी ने।
चौधरी देवीलाल ने कौन सी पार्टी बनाई थी? लोकदल। भारत में आम चुनाव कितने साल बाद होता है? 5 साल बाद। भारत में मतदाता के लिए मतदानता की आयु कितनी रखी गई है? 18 वर्ष रखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर होता है? तो आम चुनाव में लिखा है 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी कि जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसका 5 साल बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है, और उस समय लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनावी क्षेत्र में होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है। अगला है उपचुनाव। उपचुनाव क्या है? किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए उपचुनाव होता है, यानी कि अगर कोई किसी क्षेत्र का सदस्य, अगर उसकी बाई चांस मृत्यु हो जाती है, उसने किसी कारण इस्तीफा दे दिया, तो उस समय जो चुनाव होगा वो हमारा उपचुनाव कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न चुनाव प्रचार प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव के समय, यानी जो जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं चुनाव में, वो चुनाव के समय किस किस तरीके का प्रचार करते हैं। तो इसमें लिखा है, पहला लिखा है पोस्टर लगाना, दूसरा है सभाएं करना, तो तीसरा है भाषण देना, चौथा है जुलूस निकालना, लास्ट है इसमें घर घर जाकर मुलाकात करना। यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं चुनाव के समय ये सब प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। लिखा कि पोस्टर लगवाते, देखा होगा आपने सबने, दीवार वगैरह पे पोस्टर वगैरह छपे होते हैं। सभाएं करते हैं, यानी मीटिंग वगैरह करते हैं, भाषण देते हैं, जुलूस निकालते हैं, घर घर जाके लोगों से मुलाकात करते हैं। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिखा है आदर्श चुनाव संहिता क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या है? तो लिखा है आंसर इसका, चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को आदर्श चुनाव संहिता कहा जाता है। यानी कि चुनाव अभियान के समय जब चुनाव कराए जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक नियम कानून चाहिए होता है, तो उस समय जो भी पार्टी या जो भी लोग उस कानून का पालन करते हैं उसी को आदर्श चुनाव संहिता कहते हैं। अब इसका मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं? मुख्य प्रावधान है, पहला, चुनाव के प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि चुनाव के समय कोई भी प्रतिनिधि धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं कर सकता है। दूसरा है, सरकारी वाहनों, नियमों और सरकारी अधिकारी का चुनाव में उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी सरकारी वाहन हो गया, कोई भी सरकारी अधिकारी है, तो उनका चुनाव में उपयोग नहीं किया जाएगा। अगला है, चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा। यानी कि सरकार जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद कोई भी सरकार उसका कोई भी फैसला नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्याएं या चुनौतियां हैं? यानी कि जो चुनाव आयोग है जब वो चुनाव कराती है तो उस समय उनके सामने कौन कौन सी परेशानी आती है या चुनौतियां आती है, यानी कि उनको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियों के गलत तरीक़ों पर रोकथाम। तो चुनाव के समय क्या होता है कि जो पार्टियां होती है वो गलत तरीके से वोट लेने के लिए पैसे का उपयोग करती है। तो चुनाव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि कोई पैसे देकर किसी का वोट ना खरीदे। दूसरा, आपराधिक उम्मीदवार पर लगाम लगाना है कि जो चुनाव के समय कोई आपराधिक उम्मीदवार को पे लगाम लगाती है, यानी कि कोई आपराधिक उम्मीदवार तो चुनाव देने नहीं आया। अगला है पारिवारिक संबंधों की बुनियादों पर टिकट मिलने पर रोकथाम। और चुनाव आयोग क्या करती है, कोई भी प्रतिनिधि अपने पारिवारिक संबंधों की बुनियादों पर टिकट ना ले सके। अगला है मतदाता को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराना। यानी कि चुनाव जब होते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां शामिल कराना ये चुनाव आयोग का काम होता है। आगे छोटे दल की परेशानी का निपटारा, और जो छोटे छोटे दल होते हैं उनकी परेशानी का निपटारा भी चुनाव आयोग ही करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव किसे कहते हैं, क्या है चुनाव? एक है जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सके।
इस व्यवस्था को चुनाव कहते हैं, यानी कि एक नियमित अंतराल पर लोग अपने प्रतिनिधि को चुन सके, उसे चुनाव कहते हैं, चुनाव व्यवस्था कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग क्या है? लिखा है यह एक न्यायिक संस्था है, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग का क्या होता है? एक न्याय करने का काम करती है भारत निर्वाचन आयोग। अगला है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यानी कि जो भारतीय चुनाव भारत में लाया गया था, ये कब चालू किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 में लाया गया था।